आपको सुनकर यकीन नहीं होगा कि महज 13 साल की लड़की के दो प्रेमी दोनों के साथ वो मिलती, संबंध बनाती और ये संबंध इतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि फिर वो एक दिन दोनों प्रेमियों के साथ मिलकर अपनी माँ को बड़ी ही प्लानिंग के साथ मौत के घाट उतार देती है। किसी को भी कानो कान खबर नहीं थी, सबको लग रहा था कि माँ को दिल का दौरा पड़ा है, अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। इस बात को 2 हफ्ते गुजर जाते हैं और लड़की अपने दोनों प्रेमियों के साथ मज़े कर रही थी, ऐश कर रही थी, प्रेमी को KTM बाइक दिला देती है। लेकिन कुदरत देखिए, ऊपर वाले का करिश्मा देखिए कि 2 हफ्तों के बाद अचानक से पूरा मामला बाहर आ जाता है और फिर जो लड़की थी वो पकड़ी जाती है, उसके प्रेमी पकड़े जाते हैं। लेकिन कैसे? प्लानिंग से महज 13 साल की लड़की ने अपनी माँ को मौत के घाट उतारा, वो भी उस माँ को जो विधवा थी, जिसने विधवा रहते हुए घर के कामकाज सफाई सुथराई कर जाते हुए अपनी बेटी को पढ़ाया लिखाया पाला पोसा, उसी बेटी ने उस माँ की हत्या कर दी। पूरी घटना बड़ी हैरान करने वाली है, आपको झकझोर देगी। तो चलते हैं और हमेशा की तरह इस घटना को शुरू से जानते हैं। वीडियो को आगे पीछे स्किप ना करें, फिर आपके वीडियो समझ में नहीं आएगी। तो चलते हैं। तो दोस्तों, मेरा नाम माज है। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे और जो आज की घटना है उसको थोड़ा शुरू से हम स्टार्ट करते हैं जो आपके अच्छे से समझ में आ सके। तो ओडिशा का एक गजपति ज़िला है और वहीं का एक भुवनेश्वर इलाका है और आज से 13 साल पहले जो राजलक्ष्मी है वो अपने पति के साथ बाइक से जा रही थी कि अचानक से उस रोड पर, क्योंकि रात का अंधेरा था और रोड पर उनको एक बच्चे के रोने की आवाज़ आती है। वो अपने पति से बोलती हैं कि देखो, झाड़ियों से किसी बच्चे के रोने की आवाज़ आ रही है। पहला पति डरता है, लेकिन जब राजलक्ष्मी बोलती हैं कि एक बार मैं देख लेती हूँ, और वो देखने के लिए बाइक से उतरती हैं, अपने फ़ोन की टॉर्च जलाती हैं, तो वो देखती है कि एक बिल्कुल छोटी सी बच्चा वहाँ पर पड़ा हुआ रो रहा है और लगता है कि कोई इस बच्चे को फेंक कर गया है, क्योंकि बच्चा बेहद ज़्यादा छोटा है। जैसे ही वो उसको उठाती हैं और देखती हैं तो पता चलता है कि वो एक लड़की है और किसी की लड़की पैदा हुई होगी, इसलिए लड़की पैदा होने पर उन्होंने उस लड़की को फेंक दिया। उनको लड़की नहीं चाहिए होगी, उनको लड़का चाहिए होगा, इसलिए लड़कियों को ज़्यादातर लोग फेंक देते हैं और वैसे ही किसी ने इस लड़की को मरने के लिए फेंका है। और जो लड़की थी वो 3 दिन की थी। वो उस लावारिस लड़की को उठाती हैं और अपने घर ले आती हैं। घर पर लाकर उसको दूध पिलाती हैं और पता करती हैं कि आसपास पता चल सके कि किसकी बच्ची है। लेकिन उनको पता था कि किसी ने उस बच्ची को फेंका है तो कोई लेने नहीं आएगा। और जो ये राजलक्ष्मी थी, जो अपने पति के साथ रहती थी, इनकी भी कोई संतान नहीं थी। तो इनको लगता है कि भगवान ने इनको एक बच्ची खुद ब खुद दी है, क्योंकि इनकी उम्र 40 साल हो चुकी थी और इनके पास कोई बच्चा नहीं था। तो ये बस बच्ची को पालना पोसना चालू कर देती हैं। बच्ची बड़ी होती जाती है और जब वो 5-6 साल की बच्ची हो पाती है कि जो राजलक्ष्मी के पति थे उनकी मौत हो जाती है। अब राजलक्ष्मी अकेली हो जाती हैं। फिर वो अपनी बच्ची को जो पालना पोसना था वो कामकाज कैसे करती, तो घर घर जाकर वो साफ़ सफाई का काम करती थी और अपनी बेटी जो अब 6 साल की हो चुकी थी उसका नाम अनाया रख दिया था। और बच्ची बड़ी होती जा रही थी और अब आकर जब बच्ची की उम्र 13 साल हो जाती है तो उनको फिक्र होती है क्या जो भुवनेश्वर है, वहाँ पर गांव है, वहाँ पर उनकी बच्ची अच्छे से पढ़ नहीं पाएगी। इसलिए वो फैसला करती हैं कि वो अपनी बेटी को परला खेमुंडी ले जाएंगे, क्योंकि वहाँ पर अच्छे खासे स्कूल हैं, वहाँ पर कामकाज भी ज़्यादा है, वहाँ पर वो कामकाज करेंगी और अपनी बेटी को पढ़ाएंगी लिखाएंगी। और कुछ महीनों पहले वो अपनी 13 साल की अनाया बेटी को यहाँ पर ले आती हैं और यहाँ पर एक सरकारी स्कूल में अपनी बेटी को पढ़ने के लिए भेजने लगती हैं। और वो पूरे दिन कामकाज पर जाया करती थी, घर घर की सफाई करती थी, पैसे कमाती और उससे अपनी बेटी के शौक़ पूरे कर रही थी। और अब फ़िलहाल में आकर उन्होंने बड़ा सा फ़ोन अपनी बेटी को दिला दिया था। खुद कीपैड का फ़ोन चलाती थी, क्योंकि वो पूरे दिन बाहर रहती थी, घर पर बेटी रहती थी, बेटी को फ़ोन कर लेती थी, बेटी तूने खाना खाया या नहीं खाया। कुछ ऐसा ही चल रहा था। और 2025 की जो 28 अप्रैल निकली है, अचानक से 28 अप्रैल को जो बेटी अनाया थी वो भुवनेश्वर अपने बड़े मामा को फ़ोन करती है और सब रिश्तेदारों को फ़ोन करना शुरू कर देती है। बोलती है क्या मम्मी की तबीयत ख़राब हो गई है, शाम का टाइम था, अड़ोसी पड़ोसियों को बुलाती है और जो अपनी माँ राजलक्ष्मी थी उनको प्राइवेट हॉस्पिटल में लेकर पहुँचती है। डॉक्टर्स चेक करते हैं और डॉक्टर्स बोलते हैं कि राजलक्ष्मी की तो मौत हो चुकी है, यहाँ पर लाने से पहले ही राजलक्ष्मी की मौत हो गई है। बेटी फ़ौरन अपनी माँ को वापस ले आती है, रिश्तेदारों को फ़ोन कर देती है कि माँ को दिल का दौरा पड़ा था और माँ चलते में ज़मीन पर गिर गई, मैं हॉस्पिटल लेकर पहुँची, माँ की मौत हो गई। तमाम रिश्तेदार वहाँ पर पहुँच जाते हैं। अब हर कोई तरस खा रहा था अनाया बेटी के ऊपर
क्या 13 साल की बेटी है, पहले इसके पिता की मौत हो गई और अब आकर इसकी माँ की भी मौत हो गई। किसी को भी कोई शक नहीं था, मतलब किसी के दिमाग में कोई सवाल नहीं था कि राजलक्ष्मी की मौत किसी और वजह से हो सकती है। सबको यही लग रहा था कि राजलक्ष्मी की मौत हार्ट अटैक से हुई है, क्योंकि राजलक्ष्मी के दिल में थोड़ी प्रॉब्लम चल रही थी, कभी बीपी उनका हाई होता था तो कभी लो हो जाता था, तो ये दिक्कत उनको रहती थी, हार्ट मतलब मिनी हार्ट अटैक उनको आते रहते थे। तो जो राजलक्ष्मी के बड़े भाई हैं शिवा प्रसाद मिश्रा, वो इस बात को मान लेते हैं कि मतलब तुम्हारी माँ की मौत हुई है, हार्ट अटैक से हुई है। और फिर जो राजलक्ष्मी की बॉडी थी उसको भुवनेश्वर ले जाया जाता है, जहाँ राजलक्ष्मी का घर था, वहीं पर ले जाकर 29 अप्रैल को उनका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। अब जो बेटी थी, बेटी अपने बड़े मामा के साथ रहने लगती है, जिनका नाम शिवा प्रसाद था, उनके साथ वो रहने लगती है। वक्त गुजरता जाता है और ऐसे ही वक्त 14 मई लग जाती है, 14 मई 2025 लग जाती है। और 14 मई को जो अनाया थी वो अपने मामा से बोलती है कि मामा मैं परला खेमुंडी जा रही हूँ, जो मेरा किराए का मकान है, वहाँ से कुछ सामान मुझे लेकर आना है, जल्दी वापस आ जाऊँगी। और वो मामा से बोलकर घर से निकल जाती है। जब शाम का टाइम हो जाता है, वो वापस नहीं आई हुई थी, तो जो शिवा प्रसाद मामा है वो फ़ोन करता है अनाया को, अपनी भांजी को। जब वो फ़ोन करता है तो फ़ोन जो बजता है वो घर पर बजता है और एक अलमारी में रखा हुआ था। अब शिवा प्रसाद बोलता है कि बताओ, मेरी भांजी फ़ोन लेकर नहीं गई और शाम हो गई अभी तक वापस नहीं आई। और वो फ़ोन को उठाता है और फ़ोन को ऐसे बैठा बैठा चेक करने लगता है कि भांजी का फ़ोन मतलब क्या क्या है, हो सकता है इसमें फ़ोटो वगैरह हो। और जब वो ऐसे चेक कर रहा होता है तो वो इंस्टाग्राम पर चला जाता है और इंस्टाग्राम पर जाकर वो चैटिंग पढ़ना शुरू करता है कि मतलब मेरी भांजी ने किससे क्या बातचीत की है। और जब वो चैटिंग पढ़ रहा होता है तो चैटिंग पढ़कर उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। उस चैटिंग में 2 लड़कों से बातचीत हुई थी, जिसमें एक का नाम गणेश रथ था और दूसरे का नाम दिनेश साहू। और जो भांजी थी वो ये बात कर रही थी कि मैंने अपनी माँ को गोलियाँ खिला दी हैं, तुम जल्दी से आ जाओ और फिर मतलब खेल ख़त्म कर देंगे। और खेल ख़त्म करने के बाद सीधे हॉस्पिटल लेकर जाना है, और जो मैंने तुम्हें जेवर दिए थे उन जेवरों को तुम गिरवी रख देना, उस सोने को गिरवी रख देना। तब ये चैटिंग पढ़कर जो मामा था उसके समझ में आती है कि बेटी ने इन दोनों प्रेमियों के साथ मिलकर अपनी माँ को मौत के घाट उतार दिया। फौरन भाई जो शिवा प्रसाद था वो चैटिंग पढ़ते ही जो परला खेमुंडी थाना है वहाँ पर पहुँचता है, कोतवाल साहब से मुलाकात करता है, उनको पूरी चैटिंग दिखाता है। और फौरन कोतवाल साहब इस मामले को संज्ञान में लेते हुए आनन फानन में जो लड़के थे दिनेश साहू और गणेश रथ, उसको और जो बेटी थी उसको, तीनों को गिरफ्तार कर लेते हैं। तीनों को गिरफ्तार करने के बाद जब पूरी कहानी पूछताछ की जाती है, क्योंकि 2 हफ्ते पहले तो माँ का अंतिम संस्कार हो गया, किसी को भी कानो कान खबर नहीं लगी। वो तो ये चैटिंग देखने के बाद पता चला कि वो एक हादसा नहीं बल्कि हत्या थी। अब जब बेटी से पूछताछ की जाती है, पूरा केस का खुलासा किया जाता है, तो पुलिस बताती है कि यहाँ पर परला खेमुंडी आने के बाद जब ये अनाया पूरे दिन घर पर बड़ा फ़ोन चलाती थी, इसमें रील्स बनाती थी, क्योंकि माँ तो पूरे दिन काम पर रहती थी, ये घर पर अकेले रहते हुए रील्स बनाती थी। और उसी बीच ये जो गणेश रथ है, जिसकी उम्र 21 साल है, ये मंदिर का पुजारी है, इससे इसके संबंध हो जाते हैं, ये इसके साथ संबंध बनाना शुरू कर देती है। फिर इसके दूसरे दिनेश साहू के साथ संबंध होते हैं, जिसकी उम्र 20 साल है, ये उससे भी मिलना जुलना शुरू कर देती है, उसके साथ भी इसके संबंध बन जाते हैं। अब ये दोनों लड़कों से मिलती थी, झुलती थी, संबंध बनाती थी और उनको अपने कमरे पर भी बुला लिया करती थी। और ये बात माँ को पता चल जाती है। जब माँ को, राजलक्ष्मी को पता चलती है तो वो विरोध करती है, क्या भाई तू उन लड़कों से बातचीत नहीं करेगी, वो इतने बड़े लड़के हैं और तू उनसे बातचीत करती है। जब माँ ज़्यादा विरोध करना शुरू करती है तो ये जो बेटी थी, ये इसकी आंखों में माँ खटकने लगती है और ये फैसला करती है कि कैसे भी कर ये यहाँ से भाग जाएगी, गणेश के साथ या फिर दिनेश के साथ। अब ये दोनों से बोलती है कि मैं परेशान हूँ, मुझे यहाँ से जाना है। उसी बीच जो गणेश था वो बोलता है कि तुम्हें जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि गणेश के भी सपने थे कुछ खरीदने का, नया फ़ोन, नई बाइक। तो ये बोलता है कि देखो तुम्हारी माँ की ढेर सारी प्रॉपर्टी है और माँ के मरने के बाद वो प्रॉपर्टी तुम्हारी होगी और हम लोग साथ में रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और ये जो दोनों बॉयफ्रेंड थे, इनको पता था कि हम दोनों की प्रेमिका ये लड़की है और ये दोनों मतलब चाहते थे कि हम तीनों मिलकर साथ में रहेंगे, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है। तो ये जो गणेश रथ है, ये और दिनेश साहू इससे बोलते हैं कि हाँ तुम अपनी माँ की हत्या की प्लानिंग करो, हम तुम्हारे साथ हैं। और ये दोनों मिलकर नींद की गोलियां लाकर बेटी को देते हैं और 28 अप्रैल को वो खाने में मिलाकर
अपनी माँ को नींद की गोलियां खिला देती है। कुछ ही देर के बाद माँ बेहोश हो जाती है। फिर ये दोनों प्रेमियों को चैटिंग करती है, मतलब बुलाती है। इसने कॉल इसलिए नहीं की कि कॉल रिकॉर्ड हो जाती है, कॉल डिटेल्स निकल आती है। दोनों प्रेमियों को बुलाती है और 2 तकियों से अपने माँ के मुँह पर तकिए रख कर उनका दम घोंट देती है और उनकी हत्या कर देती है। और उसके बाद दोनों प्रेमियों के साथ ही माँ की बॉडी को उठाती है और प्राइवेट हॉस्पिटल लेकर पहुँचती है। इसको मालूम था कि सरकारी हॉस्पिटल लेकर जाऊँगी तो दिक्कत हो जाएगी, इसलिए प्राइवेट हॉस्पिटल में लेकर पहुँचती है। और माँ की दिल की बीमारी चल रही थी, इसीलिए दिल की बीमारी का हार्ट अटैक का बहाना मारती है। और वापस आने के बाद फिर इसने कुछ दिन पहले ही अपनी माँ के सारे जेवर गिरवी रख दिए थे, वो भी 2.5 लाख रुपए में। और अपने प्रेमी जो गणेश रथ है उसको दे दिए थे। उसने एक KTM बाइक भी ले ली थी और दूसरे प्रेमी को भी इसने पैसे दिए थे और दोनों के साथ ये रहना चाहती थी। लेकिन सिर्फ एक गलती ये, क्योंकि सब कुछ हो चुका था, अंतिम संस्कार हो चुका था, किसी को कानो कान खबर नहीं थी, लेकिन सिर्फ इसकी एक गलती कि ये फ़ोन अपने मामा के घर पर छोड़ाई और मामा ने चैटिंग पढ़ ली और एक गलती की वजह से ये पकड़ी गई। अब आप बताइए ये गलती है या फिर ऊपर वाले भगवान का इंसाफ, ऊपर वाले अल्लाह का इंसाफ, क्या वो पकड़ी गई? लेकिन पकड़े जाने के बाद पुलिस ने जो लड़की है उसको बाल सुधार गृह भेज दिया है, वहीं जो गणेश रथ और दिनेश साहू को जेल भेज दिया है। इस घटना के बाद किसी को भी यकीन नहीं है कि भला एक महिला ने एक लावारिस लड़की को गोद लिया, जिस लावारिस लड़की को किसी ने फेंक दिया था उसको उस माँ ने उठाया, उसकर बड़ा किया, इतना बड़ा कर दिया, इतना अच्छा कर दिया। और बड़े होने के बाद उसी बेटी ने, जिस बेटी को उसने गोद लिया था, उसी बेटी ने उस माँ को मौत के घाट उतार दिए। तो कितनी दर्दनाक घटना है, मतलब दिल को मायूस करने वाली घटना है, आंखों से आंसू आने वाली घटना है। ऐसी बेटी को और ऐसे युवकों को क्या सज़ा मिलनी चाहिए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में। आप अपनी केस क्या बोलेंगे ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें, सावधान रहें।